हाय डियर स्टूडेंट। आज यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किरण आरेख खींचने के कितने नियम होते हैं और उन नियमों की सहायता से उत्तल दर्पण में जो 6 केसेज होते हैं प्रतिबिंब बनाने के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लगे हाथ अवतल दर्पण में भी जो 2 केसेज होते हैं इमेज फॉर्मेशन के यानी बनाने के, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम आपको एक बात समझाएंगे कि इमेज बनता कब है, प्रतिबिंब बनता कब है। हालांकि पिछले वाले वीडियो में हमने इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि इमेज यानी प्रतिबिंब कब बनता है। तो हेडिंग लगाएंगे किरण आरेख, किरण आरेख खींचने का नियम, किरण आरेख खींचने का नियम। बेटा इन 3 नियमों को ध्यान से याद रखेंगे और ये 3 नियम हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या फिर किरण आरेख खींचते समय बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आएंगे। तो 3 नियम हैं बेटा किरण आरेख खींचने के, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। किरण आरेख खींचने के 3 नियम हैं। 3 नियम हैं। वो तीनों नियम क्या हैं, मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ। प्रथम है बेटा, ये आपका अवतल दर्पण है। मैंने याद कराया था आपको कि अवतल दर्पण कैसे याद करेंगे, कि अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसमें कलई बेटा बाहर की तरफ की जाती है, यानी उभरे हुए पृष्ठ पर कलई की जाती है और धंसे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन। तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। स्नेक का उदाहरण भी दिया था आपको, चम्मच का भी उदाहरण देके समझाया था। ये अवतल दर्पण का ध्रुव है बेटा। ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस होता है उतनी ही दूरी पर फोकस से उसका सेंटर होता है। मतलब एफ और पी के बीच की जो दूरी होगी वही दूरी एफ और सी के बीच की भी होती है। ठीक है बेटा। तो प्रथम नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। यदि आपको पता नहीं है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखिएगा और उसमें ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट नियम कहता है बेटा, यदि आप मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल समांतर कोई प्रकाश किरण लेके आते हैं तो वो कहाँ से जाएगी बेटा। तो यदि अवतल दर्पण है आपके पास तो ये फोकस से होके जाती है। इसको ध्यान से समझिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाती है बेटा, तो फोकस से। जवाब क्या होगा आपका, फोकस से। यानी आपसे जब मैं पूछूंगा कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाएगी, तो आपका जवाब होगा एफ से, यानी फोकस से। अब मैं यहाँ पे परावर्तन ही क्यों बोल रहा हूँ, क्यों नहीं मैंने बोल दिया कि अपवर्तन होगा। तो बेटा समझो, ये पूरा का पूरा जो मीडियम है, ये जो दर्पण है इसके एक तरफ है और इधर पूरा का पूरा वायु होगा या जो भी चीज़ होगा एक ही मीडियम होगा। तो प्रकाश किरण एक ही मीडियम से लौट के एक ही मीडियम में आ जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पे परावर्तन बोल रहा हूँ, अपवर्तन बोल नहीं रहा हूँ।
क्योंकि लाइट उस पर तो जाएगी नहीं। ये जो आप दर्पण लिए हो इस पर आपने कलई कर दिया है, रेड ऑक्साइड यानी रेड ऑक्साइड जो है लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिए हैं, तो ये जो होगा टकरा के इस मिरर से कहाँ से लौट के आ जाएगी, फोकस से लौट के आ जाएगी। इसलिए हम परिभाषा में परावर्तन बोल रहे हैं, ठीक है। तो उत्तल जो दर्पण होगा उसमें फील होगा, बट अवतल दर्पण में रियलिटी में फोकस से होके जाती है, लेकिन उसमें भी फोकस ही होगा। जैसे उसका भी फिगर बना के हम समझाते हैं आपको। देखिए, यदि भीतर भीतर कलई होगा तो दर्पण कौन सा होगा, आपको पता है बेटा। अंदर अंदर यदि कलई होगा तो वहाँ पे उत्तल दर्पण होता है। ये उत्तल दर्पण का पोल यानी ध्रुव होगा, उससे कुछ ही दूरी पर फोकस होता है, और जितनी दूरी पर P से F होगा उतनी ही दूरी पर F से C होगा। अब यहाँ पे भी आप मुख्य अक्ष के समांतर ही लाइट को ले जा रहे हैं। नियम नंबर 1 के हिसाब से आप मुख्य अक्ष के समांतर लाइट को लेके जाएंगे तो क्या होगा बेटा, अब अंदर तो आप कलई कर दिए हो, लाइट तो जाएगी नहीं, तो क्या होगा, फील होगा। ऐसा फील होगा कि ये जो लाइट है जो इधर निकल जाएगी, इस तरफ निकल जाएगी, ये फील होगा कि ये कहाँ से होके जा रही है, यफ से होके जा रही है। ऐसा लगेगा कि ये जो प्रकाश किरण रिटर्निंग जा रही है इस दिशा में, ये किधर से होके जा रही है, यफ से होके जा रही है। तो यदि उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा, मैं पूछूंगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाती, तो आपका जवाब होगा यफ से। जाती है तो उत्तल दर्पण है, जाती हुई प्रतीत होती है, जाती है तो अवतल दर्पण है, और जाती हुई प्रतीत होगी तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है बेटा। आगे नियम नंबर 2 याद रखेंगे इसको। दूसरा नियम कहता है, ये आपका पुनः एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये इसका पोल होगा, ये इसका फोकस, और ये इसका सेंटर। इसका सेंटर इधर ही क्यों है, इस गोले को आप पूरा कर्व बनाओगे तो बेटा गोले का सेंटर तो इधर ही आएगा ना, इसलिए सी इधर ही होगा। ऐसे तो गोला बनेगा नहीं इस साइड में, इसलिए इसका सेंटर इधर ही होगा। ठीक है। देखो नियम नंबर 2 समझो। नियम नंबर 2 इसी एक वाले नियम का ठीक अपोजिट है बेटा। इसमें कह रहा था कि यदि समांतर जाएगा तो फोकस से होके आएगा, और यदि इसमें कहता है कि आप ऑब्जेक्ट कहीं पे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रख दिए हो, ये आपका वस्तु है, ओ डैश, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु। ये कहेगा कि यदि वस्तु को आप फोकस से लेके जा रहे हो, कहाँ से बेटा, फोकस से। यदि फोकस से लेके जाओगे वस्तु को तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से क्या होगा, उसका परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद लाइट कहाँ से जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी जब यफ से लेके आएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और यदि समांतर लेके आएंगे तो फोकस से होके जाएगी। यहाँ देखिए, ये आपका अवतल दर्पण था, उसमें हमने यफ से लेके गया है, ये हमारा यफ है, यहाँ पे हमने इसको लिखा है यफ, मतलब ये फोकस है, ये फोकस है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, ये यफ है और ये सी है। ठीक है बेटा। इसी तरह उत्तल में भी देख लेते हैं, उत्तल दर्पण में कि उसमें क्या होगा। ये उत्तल दर्पण का पोल है, गोला पूरा इधर बनेगा तो इसका फोकस भी इधर ही होगा और इसका सेंटर भी इधर ही होगा। इसमें कह रहा है कि वस्तु को कहाँ से लेके जाएंगे बेटा, फोकस से। तो चलिए बेटा लेके जाते हैं फोकस से। फोकस ये रहा हमारा, ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा, ओ डैश। इसमें वस्तु को आप इसके फोकस से लेके जा रहे हो। अब अंदर तो जाएगा नहीं बेटा, फील होगा, तो ये जैसे ही लाइट यहाँ पे आएगी ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसा फील होगा कि ये जो लाइट यहाँ से आ रही है ये यहाँ गई है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके ये इस मुख्य अक्ष के क्या हो गई है, समांतर। यानी जब फोकस से लेके जाएंगे तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर, और यदि मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट हैं। इन नियमों को हम याद रखेंगे बेटा। तीसरा नियम है बेटा, अवतल दर्पण है, यही वाला अवतल दर्पण है। पोल है, फोकस है, सेंटर है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर देते हैं, मान लीजिए इधर ही ऑब्जेक्ट, ओ डैश।
थर्ड नियम कहता है बेटा कि यदि आप किसी भी वस्तु को सी से लेके जाएंगे, कहाँ से? सी मतलब वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे, तो जैसे ये सी से जाएगी, ये हमारा दर्पण है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिरर है। कौन सा मिरर है? अवतल है, क्योंकि कलई किधर की गई है? बाहर बाहर, इसलिए अवतल होगा। तो यदि आप वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी से लेके जाओगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये सी से ही चला जाएगा। सी से लेके जाएंगे बेटा तो सी से ही लौट के चला जाता है। ये तीसरा और अंतिम नियम है रे डायग्राम खींचने का। ठीक है, सी से लेके आएंगे तो सी से ही लौट के चला जाता है। इसमें भी देख लेते हैं उत्तल वाले में। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बेटा? जिसके अंदर यानी धंसे हुए भाग में क्या हो जाती है? कलई की जाती है। धंसे भाग में क्या होती है? कलई। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। पी होगा, एफ होगा और क्या होगा? सी होगा। अब इसमें क्या है, आप सी से लेके जाएंगे तो सी से ही लौट के आएगा। तो ऑब्जेक्ट को कहीं पे प्लेस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं से हम वस्तु को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे रख देते हैं ये, और वस्तु को हम सी से लेके जाएंगे। कहाँ से लेके जाएंगे बेटा? सी से। तो यहाँ तक तो जाएगा रियल में। अब इसके अंदर तो फील नहीं होगा, तो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे ना फील। इसके अंदर बस आभास होगा। ठीक है बेटा, इसके अंदर केवल फील होगा कि अंदर जा रहा है, बट रियल में तो ऐसा होगा नहीं, आभास होगा। तो यहाँ से जाएगा और यदि सी से लाइट जा रही तो सी से ही लौट के चली आ जाएगी। सी से जा रही है तो सी से ही लौट के आ जाएगी। ये 3 नियम हैं रे डायग्राम खींचने के। ठीक है बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बेटा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले अवतल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तल में भी पढ़ लेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब क्या है बेटा कि अवतल दर्पण में हम क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में बातचीत पिछले वीडियो में हो चुकी है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब के बनने के बारे में हम बातचीत करेंगे, इसमें 6 केसेज है बेटा। प्रत्येक केस को 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पीछे के 3 नियम जो हमने आपको बताए अभी वो आपको ज़रूरी याद होने चाहिए। आइए देखते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका पोल होगा, उसके बाद फोकस और उसके बाद उतनी ही दूरी पर सेंटर। ठीक है, तो मान लिया जाता है बेटा पहले केस में, इसमें पहला केस में लिखना पड़ेगा आपको कि जब वस्तु आपने कहाँ रखा है, किस स्थिति में बातचीत कर रहे हैं आप। तो जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पे? जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो यानी u का वैल्यू कितना लेना है? इन्फिनिटी। वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत पे। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि अनंत पे कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्योंकि अनंत पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो तो बहुत ही बड़ा होगा, लाइक सूर्य हो गया आपका, तारे हो गए, ये सब हमसे बहुत दूर है ना बेटा, तो उन्हें हम एज ए इन्फिनिटी के केस पे मान सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो अनंत पर यदि वस्तु रखी गई है तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणों को कैसा मानते हैं? तो पैरेलल मानते हैं बेटा। कैसा मानते हैं? पैरेलल यानी समांतर। तो जो भी लाइट रे हम यहाँ से लेके जाएंगे उन्हें कैसा लेके चलना पड़ेगा हमें? एक दूसरे के समांतर। तो हमारे पास 3 केसेज है। हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे तो फोकस से आएगी, फोकस से लेके जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और यदि सी से लेके जाएंगे तो सी से ही लौट जाएगी। ठीक है, अब इन 3 केसेज में से कोई 2 केस, कोई 2 स्थितियाँ लागू करके हम इमेज बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन सा वो 2 केस लागू हो सकता है इसमें।
ठीक है बेटा। देखो, यदि हम आपसे कहें कि हम वस्तु को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, यदि समांतर लेके जाएंगे तो बेटा यप से आ जाएगा, और आप कहोगे सर दूसरा वाला आप यप से लेके चले जाओ, तो केयर करो, ये वाली लाइन जो इस मिरर के पास जाएगी ऐसे पैरेलल, और दूसरी आप यदि यप से लेके गुजारते हो ऐसे, तो पहले बताओ कि ये लाइन और ये दोनों लाइन क्या एक दूसरे के समांतर हैं? जवाब होगा गलत है। समांतर कहाँ, ये दोनों तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं ना, यहाँ पे पैरेलल नहीं आ रही हैं। और चूंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को हम पैरेलल मानते हैं, तो ये वाला जो रास्ता आप दिखाई दे रहे हो, ये वाला सही है, गलत है। ऐसे रे डायग्राम नहीं खींचा जा सकता है, ये गलत है। तो क्या करें, हम कुछ ये वाला रास्ता अपना सकते हैं। देखो बेटा, या तो हम ये मान लें कि लाइट को हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे ये वाले रास्ते से, और दूसरा चूँकि वस्तु बहुत बड़ी होगी, यदि सूर्य वगैरह है या तारे हैं, तो उसके हर एक पार्ट से लाइट निकलेगी, निकलेगी कि नहीं? यहाँ वाले हिस्से से भी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से, हर जगह से निकलेगी। तो प्रकाश तो कहीं से भी जा सकता है ना। तो एक यदि आप मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे तो ये एफ से होके चला जाएगा, और दूसरा आप यूँ कह लें कि हम इसको सी से लेके जाएंगे। कहाँ से बेटा? सी। सी मतलब वक्रता केंद्र से, यहाँ से भी ले जा सकते हैं। तो जब सी से लाइट जाएगी तो वो तब तक नहीं लौट के आएगी जब तक कि वो दर्पण से टकराए नहीं। जैसे यहाँ जाएगी और इस मिरर से टकरा जाएगी, अवतल दर्पण से टकरा जाएगी, और टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग से लौट के आ जाएगी। तो ये आपकी परावर्तित है और ये भी आपकी परावर्तित है। दो परावर्तित किरणें जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। कम से कम कितनी परावर्तित किरणें होनी चाहिए इमेज बनाने के लिए बेटा? तो 2 ठो। तो ये भी परावर्तित है, और ये वाली जो जा रही है वो दर्पण से टकराने के बाद लौट के आ रही, तो वो भी एज ए रिफ्लेक्टेड रे ही हुई, यानी परावर्तित किरण ही हुई। दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? यप पे काट रही हैं। तो यप पर ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब कैसा बनेगा? तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बिंदु वस्तु का है, बिंदु आकार का बना है, बहुत छोटा। लेकिन रियलिटी में यदि बातचीत करें कि ये बिंदु वस्तु यानी गोली, जैसे गोली आप देखे होंगे, कांचा जिसको कहते हैं, ठीक है, कांचे बचपन में खेले होंगे आप। तो यदि जो गोली होती है वो गोल होती है, तो उस गोल वस्तु में उल्टा सीधा कुछ होता है? गोल का तो कुछ उल्टा सीधा नहीं होता है, चाहे जैसे भी रखो वो तो एक ही तरह का दिखाई देगा, गोल ही है। यहाँ पे जो भी वस्तु यहाँ पे बन रही है वो बिंदु आकार की बनती है, और बहुत ही छोटी है बिंदु आकार की, तो उसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इमेज जो ये बन रहा है वो दर्पण के आगे बन रहा है, अवतल दर्पण के आगे बन रहा है। इस वजह से हम इसे कह देंगे कि ये वास्तविक है, और क्या है? वास्तविक होगा। और यदि वास्तविक होगा तो वास्तविक के साथ साथ 2 शब्द आएंगे बेटा। वास्तविक यदि आएगा तो उल्टा होगा, और यदि आभासी आएगा तो सीधा आएगा, ठीक है। देखो, आभासी मतलब ऐसे याद करिएगा, आभासी, सी में क्या आ रहा है? सी मीन्स सीधा, एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आभासी में सी आ रहा है, सी मीन्स सीधा, तो आभासी में सीधा बनेगा और वास्तविक में उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपसे बोर्ड एग्जाम में वो पूछता है, स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति पूछेगा, प्रकृति पूछेगा और आकार पूछेगा। तो केस नंबर 1 में आपसे यदि पूछेगा कि वस्तु अनंत पे है, यू कहाँ पे रखा गया है? इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी है। अनंत पे वस्तु है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो आपका जवाब होगा फोकस पे। तो मैं वो तीनों जो पूछता है बात उसको लिख रहा हूँ। स्थिति आपसे पूछेगा, पहले पूछेगा उसका स्थिति। स्थिति मतलब होता क्या है? पोजीशन, अर्थात वो जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? यप पे, सी एफ के बीच में, या यप पी के बीच में, या अनंत पे बन रहा है, या सी इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है, कहाँ बन रहा है? वो उसका पोजीशन है, ठीक है। तो स्थिति में क्या लिखोगे? यप पर, यप पर, यप पर मतलब फोकस पर। दूसरा पूछता है आकार। क्या पूछेगा बेटा? आकार। आकार मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। तो आकार में क्या लिखोगे? आकार में क्या लिखोगे? आकार में आप लिख दोगे बिंदु आकार का। कैसा? बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। और तीसरा पूछेगा आपसे उसकी प्रकृति। क्या पूछेगा बेटा? प्रकृति।
प्रकृति का यहाँ सीधे सीधे मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा या वास्तविक होगा, कैसा होगा वो ये जानना चाहता है। तो प्रकृति का मतलब इस वाले में आप लिखेंगे आभासी, सॉरी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक व उल्टा, व उल्टा। अच्छा जी, ठीक है। ये रहा केस नंबर 1। जब वस्तु को इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ का मतलब वो ये जानना चाहेगा कि उसकी स्थिति कहाँ है, तो आपका जवाब होगा यप पर। पूछेगा कैसा बनेगा, तो आपका जवाब होगा आकार पूछ रहा है यानी बिंदु आकार का। उसकी प्रकृति पूछेगा तो वास्तविक और उल्टा बताएंगे, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखते हैं बेटा। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो आप समझ रहे हैं इन्फिनिटी से हम पहले लेके आएंगे, तो इन्फिनिटी और जो सी है उसके बीच में हम ऑब्जेक्टों को क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। दूसरा पॉइंट नंबर 2 आप लिखोगे, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत व वक्रता केंद्र, उसको सी लिख दे रहे हैं, वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं, सी के बीच हो, सी के बीच हो। ये दूसरा पॉइंट है। फिगर बनाते हैं बेटा। ये आपका अवतल दर्पण है और इसमें ये आपका पोल होगा। याद रखिएगा कि जब भी मुख्य अक्ष खींचेंगे तो ये जितना बड़ा आपने मिरर लिया है उसके मिड में ही ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ खींच दें और कहें कि ये मुख्य अक्ष है, नहीं, इसका ठीक बीचों बीच वाला ये पोल होगा, फिर फोकस, उसके बाद सेंटर, और इधर क्या है, लेट्स से ये इन्फिनिटी है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि ये जो सी है और इधर यू इज इक्वल टू जो इन्फिनिटी है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये लेट्स से इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो पता नहीं होता है, फिर भी हम मान ले रहे हैं कि इधर ये इन्फिनिटी है और ये सी है, इसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर देते हैं। चलिए मान लीजिए ये आपका वस्तु है बेटा, वस्तु को ओ से दिखाते हैं, ठीक है, ओ डैश। वहीं 3 नियम है, उन 3 नियमों में से कोई 2 नियम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब 2 ही नियम, तीनों क्यों नहीं, क्योंकि 2 परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो जब 2 रे से हमारा काम हो जा रहा है तो तीसरी जो नियम है, जो तीसरा वाला रूल है, उसको लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपकी मर्जी। आप अब यहाँ जो दूसरा नियम अब शुरू हो रहा है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि वस्तु को आप जब भी लेके जाओगे प्रकाश किरण को वो एक दूसरे के पैरेलल जाए, नहीं, वो केवल केस इन्फिनिटी के लिए लागू होगा, ठीक है, और सभी के लिए नहीं। अब आप फ्री हो, चाहे आपकी मर्जी करे मुख्य अक्ष के समांतर लाइट लेके जाओ, या मन करे तो फोकस से लेके जाओ, या मन करे तो सी से लेके जाओ। तीनों केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सी और एफ के ही बीच में बनेगा, फिगर गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो मैं वस्तु को यानी जो प्रकाश किरण है उसे मुख्य अक्ष के समांतर लेके जा रहा हूँ। तो मैं पुनः आपसे पूछूंगा कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौट के आएगी, कहाँ से आएगी बताओ, तो वो फोकस से आएगी। ये इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको रूल बता दिए थे किरण आरेख खींचने के लिए या प्रतिबिंब बनाने का जो 3 नियम था उसमें लिखाया था मैंने कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी, तो यप से। याद रखिए इसको, यदि समांतर लेके जाएंगे तो कहाँ से लौटेगी, यप से। ये आ गई फोकस से। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप यप से लेके जाओ या तो आप सी से लेके जाओ, आपकी मर्जी। तो मैं यप से लेके चला जाता हूँ। तो मैं पुनः आपसे पूछूंगा कि यदि प्रकाश किरण को मैं दर्पण के फोकस से लेके जाऊँ, दर्पण के फोकस से लेके जाऊँ तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहाँ से जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये जो लाइट है ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके ये पैरेलल हो जाएगी। अब ये भी रिफ्लेक्टेड रे है यानी परावर्तित किरण है, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण है। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, तो यहाँ काट रही हैं। जहाँ पे काटेंगी उन्हें हम क्या करेंगे, मिला देंगे। उससे क्या करेंगे, मिला देंगे। उन परावर्तित प्रकाश किरणों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे इमेज बन रहा है आई डैश,
आई आई डैश। ध्यान समझेंगे, देखिए ये भी परावर्तित है। अब मत कहिएगा कि ये वाली जो लाइट आ रही है ये परावर्तित है और ये दोनों यहीं पे काट दी तो यहीं इमेज बन जाना चाहिए। ध्यान से देखो, ये क्या परावर्तित किरण है? ये परावर्तित नहीं ना जी, ये तो आपतित है ना। यहाँ पे टकराई है मिरर से तो ये दे जा रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो यहाँ थोड़ा इमेज बनेगा। ये परावर्तित नहीं है, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित चाहिए। तो ये तो एक ही है और ये तो आपतित है। अब ये यहाँ आ रही है, इसके बाद रिफ्लेक्ट होके इसको यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है, तो पुनः 3 चीज़ें फिर पूछेगा वो आपसे। प्रतिबिंब स्थिति पूछेगा, आकार पूछेगा और प्रकृति पूछेगा। तो स्थिति में आप क्या लिखोगे? देखो, स्थिति, प्रकृति, आकार, ये बार बार आपसे पूछेगा, स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति मतलब कहाँ पे बन रहा है, तो क्या लिखोगे? सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। सी का मतलब है वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस के बीच। प्रकृति में क्या लिखेंगे? तो प्रकृति में आप फिगर देख रहे हो बेटा, वास्तविक और उल्टा। उल्टा देख रहे हो, नीचे बन रहा है ना मुख्य अक्ष के, इसलिए उल्टा कह रहे हैं। और आकार वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। ये दूसरा केस था। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 देखते हैं। तीसरा, अब वस्तु को आप बताओ कहाँ रखेंगे? अनंत पे रख दिए, उसके बाद अनंत और सी के बीच में रख दिए, तो अब कहाँ रखेंगे? सी पर। तो लिखेंगे जब वस्तु सी, सी मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र पर हो। देखो फिगर बना रहे हैं बेटा, इन चीज़ों को आप ध्यान से याद करिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि विदाउट कॉपी पेन आपको पूरे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करवा दूंगा। ठीक है, बस आप इन 6 केसेस को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, किसी भी तरह सेट कर लीजिए, इसको घोर के पी लीजिए। याद नहीं होता है तो इसको पी लीजिए। ठीक है, ये परीक्षा में 7 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का आता है, इसलिए इसको याद करिए। तीसरा केस देखिए, ई होगा, एफ होगा, उसके बाद सी होगा। वस्तु को कहाँ रखना है? सी पर। कहाँ पे? सी पर रख दीजिए। देखिए वही 3 नियम आपके पास पुनः है, उनमें से कोई 2 आप पसंद कर लीजिए। यह अवतल दर्पण है आपका, हमने वस्तु को सी पर रख दिया है। अब वस्तु काफ़ी बड़ी तो है नहीं कि इसके हर एक पार्ट से लाइट निकलेगा, तो हम इसको लेके चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसे ये मुख्य अक्ष है और ये लाइन जो लाइट निकल रही है इस मुख्य अक्ष के क्या है? पैरेलल है। तो हमने आपको नियम लिखवाया, यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी लाइट? बताइए। समांतर यदि मुख्य अक्ष के जा रही है तो कहाँ से लौटेगी? समांतर। यदि जा रही है तो कहाँ से लौटेगी? मुख्य अक्ष के फोकस से। कहाँ से लौटेगी? फोकस से। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर दी जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी? फोकस से। आ गई। इसके बाद दूसरा नियम कौन सा है? आप कहोगे सर सी से लेके जाओ। अरे वस्तु का प्रकाश तो यहाँ है, तो सी से कैसे ले जा सकते हो? सी वाला रास्ता तो ऐसे ही कैंसिल आउट है, तो कहाँ से लेके जा सकते हैं? एफ वाले से। एफ वाले से देखो, एफ से जा रही है, गई। जब ये टकराएगी तो क्या होगा? इसका परावर्तन। क्या होगा बेटा? परावर्तन। ये लौट के आएगी ना दर्पण से। आपका जवाब होगा जी हाँ, दर्पण से लौट के आएगी। अब ये जो परावर्तित लाइट है, ये वाली, ये लाइट और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट जो आपको दिखाई दे रही है इधर, ये दोनों जहाँ पे काटेंगी वहीं पे इमेज क्या होगा? बन जाएगा बेटा। तो देखो यहाँ पे दोनों क्या कर रही हैं? काट रही हैं, तो यहीं पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। ये ओ डैश था ऑब्जेक्ट आपका, उसी के नीचे आई डैश बन जाएगा। अब हम आपसे पुनः पूछेंगे बताओ इसकी स्थिति, तो आप मुंह से बता सकते हो फिगर देख के कि सर सी पर।
मतलब वक्रता केंद्र पर। मैं प्रकृति पूछूंगा तो आप कहोगे सर वास्तविक और उल्टा होगा। आकार पूछूंगा तो वस्तु के बराबर होगा। तो लिख लो फटाफट तीनों बातें। पहला, स्थिति। स्थिति मतलब कहाँ पे बन रहा है, तो स्थिति में क्या लिखोगे, सी पर। सी मतलब वक्रता केंद्र पर। दूसरा, प्रकृति। क्या लिखोगे, प्रकृति। प्रकृति का क्या मतलब है कि वास्तविक बन रहा है उल्टा कि आभासी की सीधा, तो कैसा बन रहा है, वास्तविक। सच्ची में ना बन रहा है जी, डॉटेड लाइन से तो बन नहीं रहा है। तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। उल्टा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुख्य इसके नीचे बन रहा है, इसलिए उल्टा कह रहा हूँ। आकार। आकार में क्या लिखोगे, वस्तु के बराबर। क्या चीज वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब यार, वस्तु के बराबर, ठीक है, बराबर। इसके बाद चौथा केस देखते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 देखते हैं। चलिए इसमें समझाते हैं आपको। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे बेटा, तो वस्तु को हम रखेंगे सी व एफ के बीच। लिखेंगे जब वस्तु सी व, सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस, के बीच हो, सी व एफ के बीच हो। देखो जब वस्तु सी व एफ के बीच हो तो क्या होगा, तो आप बनाएंगे फटाक से क्या, एक अवतल दर्पण। फिर क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष। ये क्या है, P। फिर क्या है, F। फिर क्या होगा, C। चटा जाना चाहिए बेटा ये। चलो वस्तु को रख दो आप C और F के बीच में। ये क्या आपका OO डैश ऑब्जेक्ट, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, ठीक है। आपके पास 3 रास्ते हैं, कोई 2 रास्ता पसंद कर लो। चलो हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके चल जाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से लौटेगी, समांतर जा रही है तो समांतर जा रही तो कहाँ से लौटेगी, यप से लौटेगी। कहाँ से लौटेगी, यप से लौटेगी। तो यप से लौटा दो इसको जी, ये आ गई यप से लौट के। दूसरा कहाँ से लेके जाओगे बेटा, दूसरा कहाँ से लेके जाओगे, तो चलो सर फोकस से लेके जाते हैं। क्या सी से लेके जा सकते हैं, जी हाँ सी से लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें अपना मिरर क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अपने मिरर को ना बढ़ा के, क्योंकि हमारे पास एक और रास्ता है यफ वाला, तो हम यफ वाले रास्ते को अपना लेते हैं बेटा, ठीक है। ये गई। अब ये लाइट यदि यहाँ से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ आएगी, जहाँ काटेगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं फिगर को, क्योंकि जो इमेज इसके पीछे वाला बना था वो सी पर बना था। अब जो इमेज बनना चाहिए बेटा वो थोड़ा सा सी के पीछे बनना चाहिए। कहाँ पे, सी के पीछे बनना चाहिए। तो हम इस फिगर को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये आपका OO डैश है लाइक, और जो सी है वो मेरा यहाँ पे कहीं है, ठीक है। और जो इमेज बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है, ये इमेज हमारा सी के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है। ये सी है मेरा, और सी पर ही ऑब्जेक्ट हमने नहीं रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है, ठीक है। तो ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। तो यहाँ क्या बन गया, आई डैश, आई डैश इमेज बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो लिखते हैं फटाक से 3, स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति, प्रकृति, आकार। आकार स्थिति में कहाँ लिखोगे, सी व अनंत के बीच। इधर क्या है, इन्फिनिटी, सी व अनंत, ये अनंत का चिन्ह है बेटा उल्टा 8, सी व अनंत के बीच, बीच, ठीक है। प्रकृति में क्या, वही वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। आकार में अब यहाँ से बड़ा बनना शुरू होता है बेटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। 4 केसेस हमने आपको बताया, शेष 2 केसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है बेटा। यदि हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
धन्यवाद।